Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्राइसेस के, जिसमें हम मैट्राइसेस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कभी कहीं किसी भी स्टेप में डाउट आए, कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर दीजिएगा और पूछ लीजिएगा अपने जो भी हैं कुछ सवाल। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरुआत और करते हैं मैट्राइसेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। वो है, हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, इसमें करेक्ट ऑप्शन को करना है चूज़। और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के पहले आपको थोड़ा सा कुछ दे देते हैं बेसिक नॉलेज। ध्यान से समझिएगा क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में ये करेगा आपको हेल्प। और ये जो बेसिक नॉलेज है हमारा आज का, वो जुड़ा है मैट्राइसेस से ही। और कुछ स्पेशल टाइप का ये मैट्रिक्स है। जैसा कि आप लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्स मतलब थ्योरीज तो इसकी पढ़ी रखी है, तो हमें केवल यहाँ पे करना है डिस्कस किसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी कुछ है, तो छोटी छोटी सी थ्योरीज। और यहाँ पे हमें पढ़ना, ये समझना है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। क्या स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब स्केलर मैट्रिक्स समझने के लिए आपको यहाँ पे समझना होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स को अगर हम बात करें हिंदी में बोला जाता है क्या, सदिश आव्यूह। और स्क्वायर मैट्रिक्स को बोला जाता है वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह किसे बोला जाता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं ये इक्वल्स टू हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के। जितनी रोज हैं उतने ही अगर कॉलम हो गए, यानी कि पंक्तियों की संख्या इक्वल्स टू स्तंभों की संख्या, तो ऐसे आव्यूह को क्या बोला जाता है, वर्ग आव्यूह बोला जाता है। ओके, चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे और भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई सा ये आव्यूह दिया हुआ है। कौन सा आव्यूह दिया हुआ है, हमारे पास एक आव्यूह इस तरीके से दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, यानी कि 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। तो ऐसे आव्यूह को, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह बोला जाता है। अब अगर इसमें ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ हो जाए कि ये जो आव्यूह हमारे पास है इसमें यहाँ पे 1 है, इसके नीचे 0 हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ पे 5 बचे, यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ भी 0 हो जाए, यहाँ भी 0 हो जाए और यहाँ पे बचे 9। अगर ये इक्वल टू नहीं है ना, ये इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, इक्वल नहीं है। मैं बस इसका टाइप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से हम किसी अवयव को लिख देते हैं, या यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के सिंपल इसे लिखते हैं DIAG और ब्रैकेट में लिख दे 1, 5 और 9, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या कहा जाएगा इसे, इसे कहा जाएगा, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि विकर्ण आव्यूह है। यानी कि विकर्ण आव्यूह एक ऐसा आव्यूह है जो कि क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके केवल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट अवेलेबल होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि डायगोनल आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह, डायगोनल आव्यूह, अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके का जो मैट्रिक्स होगा उसे क्या कहा जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब इसी डायगोनल मैट्रिक्स के अगर डायगोनल वाले एलिमेंट को मैं सेम कर दूं, जैसे यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया और यहाँ पे 0 लिख दिया, फिर 0 0 कर दिया 5, तो ऐसा जो आव्यूह होगा इसे कहा जाएगा स्केलर, क्या कहा जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि अदिश आव्यूह। क्या कहा जाएगा, अदिश, है ना।
क्या कहा जाएगा, इसे अदिश अवयव कहा जाएगा। और अगर इसी से हम कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स बना दें, यानी कि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उन्हें कर दें अपन 1 यानी कि यूनिटी, तो इसी अवयव का नाम बदल करके क्या हो जाएगा, इसी अवयव का नाम बदल करके हो जाएगा आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा इसका नाम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक। क्या हो जाएगा इसका नाम, तत्समक। अब तत्समक अवयव को भैया, तत्समक अवयव को कैपिटल आई से डिनोट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपने ये जो तीन अवयव पढ़े, डायगोनल पढ़े आपने, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा। ये तीनों मैट्रिक्स क्या है, एक स्पेशल टाइप के, क्या है, एक स्पेशल टाइप के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, यानी कि वर्ग अवयव का ही एक स्पेशल फॉर्म है। अभी यहाँ से आप एक रिजल्ट ये भी निकाल सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स है, यानी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स ही है। तो अब आ जाते हैं अपन ने थ्योरी थोड़ी समझ लिए है यहाँ पे, तो आ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत मदद हो सके, ठीक है। और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, कह रहा कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है ना। क्वेश्चन जब भी आप पढ़ें तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। जैसे आप इसमें करेक्ट पे चले जाएंगे तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहले नंबर पे एक एलिमेंट है, एक मतलब 1 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन को आप देखोगे तो सेकंड ऑप्शन में भी जो इस मैट्रिक्स दी हुई है वो एक ऑर्डर 2 का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। थर्ड में 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और फोर्थ में जो है दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप क्या देंगे, करेक्ट ऑप्शन आप क्या देंगे। तो आप देखो यहाँ पे अभी अभी हमने पढ़ा है तीनों ऑप्शन में क्या बोल रहा है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। भैया जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, कि स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश अवयव। और अभी अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे देखिए अदिश अवयव कहाँ गया, अदिश अवयव कहाँ गया, ये है आपका अदिश अवयव, ये इस तरीके से, ओके। अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट जो है सेम सेम रहेगा, है ना, सेम सेम सम वाला नहीं, इक्वल वाला, ठीक है। तो इस तरीके का जो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा इसे कहा जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो आप फटाफट यहाँ से देखेंगे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कोई सा एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, वो ऑप्शन आप टिक कर लीजिए। और मैं आपको बता ही देता हूँ कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है ऑर्डर 1 का क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर 2 में ऑर्डर 1 का स्केलर मैट्रिक्स, और ऑप्शन नंबर सी ऑर्डर 3 का एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो चलते हैं इस तरीके से, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सेकंड है वो अभी अभी जो हमने थ्योरी समझी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, करेक्ट बोल रहा है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ये आपको बताना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो है कह रहा है वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। देखते हैं क्या होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या कहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। थर्ड ऑप्शन, स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स। एंड पूछ रहा है नल मैट्रिक्स इज कैन नॉट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो ऑप्शन नंबर अपना डी है, ये ऑप्शन तो अपना बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी जो है उसको देखें, स्केलर मैट्रिक्स के वो डायगोनल पे ही एलिमेंट होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी भी क्या है, एक जो है रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। अब आप यहाँ पे आ जाइए और ऑप्शन नंबर बी और ए को यहाँ पे कंफर्म करके देखिए। ये रहा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं डायगोनल के, और स्केलर मैट्रिक्स में एलिमेंट सेम सेम होते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स, जो स्केलर मैट्रिक्स है एक स्पेशल काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्पेशल काइंड ऑफ
स्केलर मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ से आपको सीधे सीधे पता ये चल जाता है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो भी एक क्या है, रॉन्ग आंसर है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप स्केलर मैट्रिक्स में जो है एलिमेंट्स को यूनिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अपन बात करें कि ऑप्शन नंबर ए कैसे हो गया गलत, ऑप्शन नंबर ए कैसे हो गया गलत, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए में जो आपको दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स जो आल्सो स्केलर मैट्रिक्स, तो ये गलत हो जाएगा। इसका उल्टा सही हो जाएगा कि स्केलर मैट्रिक्स जो है एक टाइप का क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो तो आपको पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। इसमें दिया हुआ है इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 5 देन द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए आर। अगर कोई मैट्रिक्स है जो 4 क्रॉस 5 ऑर्डर का है तो डायगोनल एलिमेंट क्या होगा। तो आप बिल्कुल एकदम से ध्यान रखें, एकदम करेक्ट भैया याद रखना है, इसको रट के रखना है एकदम से कि कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जैसे मान लो n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है, तो उसके जो सफिक्सेज रहेंगे सेम सफिक्स वाले एलिमेंट होंगे, यानी कि A11 A22 A33 A44 ऐसे करते करते ANN वही डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया हुआ है 4 क्रॉस 5, यानी कि दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह नहीं है, और अगर ये वर्ग आव्यूह नहीं है तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर प्रिंसिपल डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करता है तो भैया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। और जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है आपसे वो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ गया भैया। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सेम ऑर्डर का है कि नहीं है, सेम ऑर्डर का है आपको, तो आपको एसोसिएटिव लॉ यानी कि सहचर नियम का सीधा सीधा सा फंडा पता चलता है कि अगर पहले दोनों को जोड़ के तीसरा जोड़ें या दूसरे तीसरे को जोड़ के पहले जोड़ें, दोनों ही कंडीशन में करेक्ट ऑप्शन मिलता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है वो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, वो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है आपका करेक्ट जो है आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि कोई मैट्रिक्स कोई अवयव है जिसमें 8 अवयव हैं, है ना। कोई मैट्रिक्स से कोई अवयव है जिसमें 8 अवयव हैं, तो नीचे दिए गए 4 कंडीशन में से कौन सा कंडीशन जो है सही नहीं। बहुत ही सिंपल सा भैया, जितना ऑर्डर होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे उतने एलिमेंट होने चाहिए। 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 एंड दिस इज द रॉन्ग आंसर, है ना। ये गलत हो जाएगा आपका कि ये जो है 4 क्रॉस 4 यानी कि 16 एलिमेंट को कंटेन करेगा, इसलिए यही जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे दिया नॉट बी पॉसिबल, है ना, ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और यहाँ पे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पी क्यू आर कोई रियल नंबर्स हैं, बोथ सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें पता करके बताना है 2p प्लस में q माइनस में r इक्वल्स टू, तो इन सब में से 2p प्लस q माइनस r जो है किसके इक्वल होगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बता देता हूँ करेक्ट ऑप्शन, और इसको सॉल्व करके देखेंगे अपन कि करेक्ट ऑप्शन आता क्या है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या आता है वो अपन देख लेते हैं यहाँ से। तो बिल्कुल आराम से समझेंगे, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और आप लोग ऐसा काम करिए कि जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो उस क्वेश्चन को पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, करेक्ट ऑप्शन देखिए, देन जो है आप देखिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट जो है आंसर दे पा रहे हैं आप या नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही धीरे धीरे आपको सारा जो भी आपका सिलेबस है टर्म 1 में या फिर बोर्ड अपन एमपी बोर्ड के यूपी बोर्ड के जो अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको जो है सारे चैप्टर जो है कवर करवा दिए जाएंगे। सेम इसी तरीके से आपको बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो भी जल्द ही मिलने वाले हैं। दिवाली की छुट्टी सबकी बीत चुकी है, आप लोगों ने दिवाली अच्छे से एंजॉय किया होगा, ऐसा हम जो है मान के चलते हैं। और तो अब जो है बचा हुआ जो काम है वो केवल यही बचा है कि हम बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एक रो मैट्रिक्स दिया जिसमें दिया है पी क्यू और आर, और दूसरा जो है एक 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है जिसमें हमें दी है वैल्यू
दी कितनी है 3 है 4 है और ये कितनी 1 है। और दूसरा रो जो है 3 2 3 दिया है, कितना दिया है 3 2 और 3। और थर्ड रो दिया है 2 0 2 और इसके इक्वल में जो हमें वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3 0 1। बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा। तो चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं अपन, देखते हैं क्या आएगा। देखो पी का मल्टीप्लाई इधर देखें है ना, ध्यान से समझिएगा। इधर हम ऐसे चलते हैं, सेकंड वाली रो मैट्रिक्स में नीचे की ओर चलते हैं। तो सेकंड वाली मैट्रिक्स में अगर हम नीचे की ओर चलते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे हमारे पास इनकी वैल्यूज पी का 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 3p। पी का क्यू का 3 से होगा प्लस में 3q और आर का 2 में होगा प्लस में कितना 2r आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड कॉलम पे चलते हैं तो क्या आ जाएगा 4p प्लस में 2q प्लस में r की वैल्यू 0 ही है तो इसका काम तो हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे चलते हैं नेक्स्ट इसके आगे। तो p प्लस में 3q प्लस में 2r, कितना p प्लस 3q प्लस में 2r और इसके इक्वल्स टू में आपको कितना बन जाएगा 3 0 और 1। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3p प्लस में 3q प्लस में 2r इक्वल्स टू कितना 3 है ना। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अपन इक्वल कर लेंगे। दूसरा मिलेगा 4p प्लस में 2q इक्वल्स टू कितना 0 और तीसरा यहाँ से कितना मिल जाएगा, तीसरा में यहाँ से मिल जाएगा कितना 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 p प्लस 3q प्लस 2r, p प्लस में 3q प्लस में 2r दिस इज इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर सेकेंड को आप जो है फटाफट जो है कर लेते हैं सॉल्व। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 कॉमन करके उधर भेज देंगे तो हमारे पास बचेगा 2p प्लस में q इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी कि q की वैल्यू कितनी है माइनस में 2p के इक्वल है। अगर ऐसा है तो ये जो आपका ये इक्वेशन है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p माइनस में 6p प्लस में 2r इक्वल्स टू कितना 3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 3p हो जाएगा प्लस में 2r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। और ऐसे ही आप अगर इस इक्वेशन को करेंगे सॉल्व तो आपके पास कितना आ जाएगा p माइनस में 6p प्लस में 2r इक्वल्स टू कितना है 1, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस में 5p प्लस में 2r और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। इसके नीचे ये वाला इक्वेशन लिख लीजिए, है ना। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना, बस मैं वैल्यूज़ को पुटअप कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। आप ऐसे ही थोड़ा सिस्टमेटिक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वल्स टू 3 देखो यहाँ पे मैंने ये वाला इक्वेशन लिखा है। अब इन दोनों इक्वेशन को कर लीजिए सॉल्व, इन दोनों इक्वेशन को कर लीजिए। माइनस तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है माइनस और ये है माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि आपके पास माइनस में 2 p इक्वल्स टू माइनस में 2 बचेगा, यानी कि आपके पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। और अगर आपके पास p की वैल्यू 1 आ गई है, कितनी p की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है, तो आप किसी भी इक्वेशन में आ जाए भाई, है ना। कौन से इक्वेशन में, कोई सा भी इक्वेशन ले लीजिए, चलो यही इक्वेशन ले लीजिए। p की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई है, तो माइनस में 5 प्लस में 2 इक्वल्स टू 2r इक्वल्स टू 1, यानी कि 2r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6, यानी कि r की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3। r की वैल्यू है 3। अब यहाँ से देखिए r की वैल्यू है 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p प्लस में q माइनस में r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 माइनस में कितना माइनस में 3। तो यही तो अपन को बताना था, इसकी वैल्यू तो पता करना, तो माइनस में 3 इसका आ गया करेक्ट आंसर, है ना। थोड़ा सा इसको मैंने क्या करा है, मैंने मल्टीप्लाई करके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर लिया है। इक्वल करने के बाद मैंने जो भी लीनियर इक्वेशन बने उन्हें सॉल्व करके आपको आंसर बता दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो है माइनस का 3 इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। आप अपन यहाँ पे आके देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। मैंने जो भी टिक किया है एकदम करेक्ट टिक कर दिया है। इसके बाद आइए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कह रहा है अगर ए कोई मैट्रिक्स है 2/2 का, है ना, 2x2 का, जहाँ पे जो है ए आई जे किसके इक्वल है, ये ए आई जे है जो कि 1 के इक्वल है। अगर आई और जे इक्वल नहीं है, आई और जे इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया 2x2 1 1 1 1 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 1 2 यानी कि 1 और 2 1 यानी कि 1 2 2 यानी कि 0, ऐसा कोई मैट्रिक्स है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि ए का स्क्वायर पता करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास कैसा आएगा, इधर ऐसे चलते हैं, इधर नीचे की ओर जाते हैं, 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, 1 का 1 से प्लस 1 आएगा, 0 का 1 से करेंगे तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 जो है यहाँ चलेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 0, यानी कि 1
1001 यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन है ना। पूरी तरीके से क्या है, एक ये स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन है। कह रहा है आपसे कि अगर अगर ए बी सी तीनों जो है मैट्रिक्स हैं, तीनों क्या है सेम ऑर्डर के हैं, तो हमें दो स्टेटमेंट दिया है। अगर ए और बी इक्वल है तो ए सी जो है बी सी के इक्वल होगा। दूसरा कह रहा अगर ए सी जो है बी सी के इक्वल है तो जो है ए बी के इक्वल होगा। तो सिंपल एकदम क्लियर कट बात है यहाँ पे कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल है तो वो मैट्रिक्स जो है ऐसे इस तरीके से हम इक्वल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, है ना, तो उनको किसी कॉमन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये करेक्ट है और ये जो सेकेंड है ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे अपन ऑप्शन कर लेते हैं डिस्कस। ओनली वन फर्स्ट ट्रू, ओनली सेकेंड ट्रू, फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू एंड फर्स्ट एंड सेकेंड इज नॉट ट्रू, है ना। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कह रहा है भैया कि क्या कह रहा है, ए और बी जो है क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस, है ना। पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है ना कि ये स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता ही दिया है। ठीक है, क्या कहेगा आपको, आप अपन से क्वेश्चन नंबर 9 में कहेगा ए और बी अगर दो क्या है, दो मैट्रिसेस हैं, दोनों मैट्रिसेस कैसे 2x2 का है, तो कौन सा सही होगा। देखो अब हमें ये पता है अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो हमें ये पता है जरूरी नहीं है कि ए बी जो है बी ए के इक्वल हो। बस इसी फंडा को अपन साथ में लेके चलते हैं, और अगर इसी को साथ में लेके चलेंगे तो आप सीधे सीधे बता पाओगे कि जो है ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं, रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे ए बी प्लस बी ए होना चाहिए, सेम ऐसे ही ए बी प्लस बी ए या ए बी माइनस बी ए होना चाहिए। तो इस तरीके से बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और इस ये जो स्टेटमेंट है कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करे, ये ज़रूरी नहीं होता है। इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी अगर दो मैट्रिसेस हैं, ए और बी क्या है, दो मैट्रिसेस हैं यानी कि दो अवयव हैं। फिर कह रहा है ए और बी भी उनकी हेल्प से डिफाइन कर रहे हैं, ए इंटू बी भी डिफाइन कर रहे हैं। अगर ए और बी डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि दोनों के ऑर्डर क्या है, ये सेम है, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। ए बी भी डिफाइन हो रहा है ना, ए बी भी डिफाइन हो रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई, नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ट्रांसपोज पे बेस्ड है, तो फटाफट अपन जो है ट्रांसपोज के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई यहाँ पे मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 1 2 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो भैया इसका अगर इसे कहते ये जो है एक मैट्रिक्स ए है, तो इसका जो ट्रांसपोज होता है इसे ए डैश से या ए टी ऐसा कुछ डिनोट करते हैं, और ये इक्वल होता है इसी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कर दो कॉपी, है ना, रो वाले को कॉलम में, कॉलम वाले को रो में। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा उसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि परिवर्त अवयव कह देंगे यहाँ पे। तो हमें फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व, है ना। ये तो आपकी हो गई थ्योरी। कह रहा है ए का अगर ए डैश से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। दूसरा बी का बी से मल्टीप्लाई, बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं होगा, या ए बी को मल्टीप्लाई करें और ट्रांसपोज पता करें तो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, देखिए जितने क्वेश्चन आज हो पाएंगे वो हम कर लेंगे, जो थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा होगा तो जो है बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में अपन कर लेंगे डिस्कस। तो यहाँ पे अभी अपन देख लेते हैं। देखो ए मैट्रिक्स ये है, तो ए का ट्रांसपोज में डायरेक्ट कर रहा है ना सॉल्व। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने की कोशिश करूँ तो ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 2 है, माइनस का 7 है, माइनस का 1 है और 4 है। इसका मल्टीप्लाई इसके ट्रांसपोज से यानी कि 2 है, माइनस 1 है, 2 है, माइनस 1 है और माइनस का 7 है और कितना है 4 है।
इसका कर लेते हैं अपन मल्टीप्लाई। देखो इधर हम चलेंगे ऐसे और इस वाले मैट्रिक्स में चलेंगे नीचे की ओर, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 4, और उसके बाद आगे चले इधर -1 पे चले, उधर -1 माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 5 है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आना चाहिए 1, तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन यहीं से क्या हो गया, गलत की ओर बढ़ने लग गया। फिर भी अपन एक और एलिमेंट पता कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो माइनस का आएगा 4, और -1 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 4 से, तो फिर से आ गया माइनस का 4, जबकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या हो गया, गलत ऑप्शन हो गया। तो चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट ऑप्शन को करेंगे डिस्कस, ठीक है। जरूरी नहीं पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करें, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन को करते हैं डिस्कस। अगर हम पता करें कि बी और बी डैश कितना होगा, यानी कि बी का ट्रांसपोज कितना होगा, तो 4 है, 7 है, 1 है, 2 है। इसी को थोड़ा सा इस तरीके से लिख लीजिए, 4 है और 1 है, 7 है और 2 है। तो यहाँ से अपन ऐसा चलते हैं, यहाँ पे ऐसा चलते हैं, तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 आ जाएगा, और सिमिलरली 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 4 का 7 से मल्टीप्लाई होगा 28 आ जाएगा, और 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे 0 बनना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं बन रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी क्या हो गया, रॉन्ग आंसर हो गया, है ना। जरूरी नहीं कि हम करेक्ट ऑप्शन रट के चले, हमें ऑप्शन को कट करते आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है। इससे मदद ये मिलती है कि कभी कभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में हमें एक दो ऑप्शन जो है ऐसे पता रहते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन गलत है ये हमें पता रहता है। इस कारण से क्या कर सकते हैं अपन, इस कारण से हम क्या कर सकते हैं, सही ऑप्शन की ओर पता कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें 2 ऑप्शन पहले से ही कंडम हो गए, है ना, ये दोनों खत्म हो गए, है ना। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 तो पहले से ही गायब हो गए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सी की ओर चलेंगे तो हमने पढ़ा ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, तो ये शायद सही हो सकता है अगर आपने करेक्ट ऑप्शन रट रखा है तो, कि ये भी बी ए के इक्वल जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में हो भी सकता है। इसलिए जो हमें करेक्ट ऑप्शन नहीं रट के चलना है ना। ए का बी से मल्टीप्लाई करो, देखो 2 है, माइनस का 7 है, माइनस का 1 है, और क्या है 4 है। इसका बी से मल्टीप्लाई करिए तो 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका करेंगे मल्टीप्लाई, देखो 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, और जब -1 का 7 करेंगे माइनस का 7 आ जाएगा। आगे चलते हैं, 2 का 1 में होगा तो कितना आ जाएगा 2, और -1 का 2 में होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर 7 4 सा होता है 28, तो ये माइनस का 28 आ जाएगा, 4 7 जा 28 तो प्लस का 28 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस का 7 और 4 2 जा प्लस का 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपकी कहानी हो गई है हिट, 1 8 में से 7 गया 1, इसके नीचे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 1, यानी कि ए क्रॉस बी जो है, ए इंटू बी जो है आपके पास 1 आया। इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यानी कि एक तरीके से सीधा सीधा इशारा हो गया कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हमें ऑप्शन सी को रॉन्ग करने के लिए जो है बी इंटू ए भी पता करके देखना पड़ेगा कि क्या बी इंटू ए भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ना, ये चीज़ हमें चेक करनी पड़ती है। तो देखिए बी इंटू ए पता करते हैं, बी कितना है, बी है हमारे पास 4 1 और 4 7 2, है ना, 4 1 7 2, और इसका मल्टीप्लाई अपन करेंगे 2 -7 और -1 और 4 से। देखो 4 2 जा हो जाएगा कितना 8, और 1 -7, देखो फिर से वैसा ही आ गया, 4 1 जा 4 तो माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, ये 0 हो गया। फिर ऐसे ही 7 2 जा 14, तो 14 -14 आ गया यहाँ पे। फिर 7 1 जा 7, माइनस का 7 प्लस का 8, देखिए फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यानी कि क्या आ गया 1 0 0 1। तो अब जिसने रट के रखा था बच्चा, जिसने रट के रखा था ना कि ए इंटू बी जो है बी इंटू ए के इक्वल हमेशा नहीं होता है ना, हमेशा नहीं होता, कभी कभी जो है इक्वल भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कभी कभी ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए हो जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। कह रहा है इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में अपन कर लेते हैं चर्चा, आज अगर हो पाएगा तो इसके क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। देखो स्क्यू सिमेट्रिक और जो है सिमेट्रिक, ये दोनों मैट्रिक्स जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स के स्पेशल टाइप्स होते हैं।
है ना। हिंदी में इन्हें बोला जाता है सममित और विषम सममित, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इनके बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन पे आने की चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक कहलाता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक यानी कि सममित कहलाता है अगर ए का डैश जो है, ए का ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी कि ए आई जे जो है ये इक्वल हो जाए ए जे आई के, तो इसे कहा जाता है ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी कि ऐसा कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट को हटाओ, इधर 1 है इधर भी 1 होना चाहिए, इधर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं अगर स्क्यू सिमेट्रिक की, यानी कि विषम सममित मैट्रिक्स की, यानी कि विषम सममित अवयव की, तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, विषम सममित अवयव अगर ए डैश जो है किसके इक्वल हो जाए, माइनस में ए के इक्वल हो जाए, यानी कि ए आई जे जो है ये किसके इक्वल हो जाए, माइनस में ए जे आई के इक्वल हो जाए। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आप ऐसे देखते से ही कर दोगे सॉल्व, मतलब कहीं पे पूछा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो तुरंत आप की तरफ से आंसर ही आ जाएगा उस क्वेश्चन का। देखो यहाँ पे बस एक काम कर दीजिए, कह दीजिए फॉर आई इक्वल्स टू जे, अगर आई और जे के दोनों इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए आई आई इक्वल्स टू माइनस में ए आई और आई, इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या आ जाएगा, ए आई आई प्लस में ए आई आई इक्वल्स टू 0, यानी कि 2ai इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ से ai इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 0। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल वाला यानी कि विकर्ण वाला अवयव है, विकर्ण वाला एलिमेंट यानी कि विकर्ण वाला जो अवयव रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन, करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए जब हम किसी आव्यूह में उसका ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो डायगोनल वाले एलिमेंट जो है चेंज नहीं होते हैं, है ना। देखो आप किसी भी आव्यूह में देख लीजिए, आपके पास मान लीजिए यहाँ पे कोई आव्यूह है, मान लो 2x2 है, यही वाला आव्यूह है, देखिए यही वाला आव्यूह है, 4 है, 7 है, 1 है और 2 है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 डायगोनल वाले एलिमेंट क्या है, सेम है। और अगर इन दोनों को अगर अपन माइनस करें तो देखो 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो डायगोनल वाले एलिमेंट क्या हो गए, खत्म हो गए, 0 हो गए। तो केवल यही एक जो है यूनिवर्सली ट्रू हो जाएगा कि अगर इसे स्क्यू सिमेट्रिक बताना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो इनका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, इफ ए इज ए सिमेट्रिक, ए क्या है, सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। भैया स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल वाले एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, इधर माइनस उधर का प्लस, उधर का प्लस तो इधर का माइनस, ऐसा कुछ रहता है। सिमेट्रिक में माइनस प्लस का कोई संभावना ही नहीं रहता, यानी कि डायगोनल वाले एलिमेंट 0 और साइन का भी कोई इफेक्ट ना पड़े, तो केवल कब हो सकता है, जब वो मैट्रिक्स क्या हो, एक नल मैट्रिक्स हो, तभी हो सकता है ना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स में इसके डायगोनल वाले एलिमेंट रहेंगे। तो जो है ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, बी गलत, सी गलत हो गया, तो जो बी वाला ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब रो नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आज अपन कर लेते हैं, कल जो है इसके आगे करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है इस तरीके से है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो है आपको पता करके बताना है कि इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू क्या होगी।
ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके बिल्कुल आराम से देखिएगा। इस क्वेश्चन का मैं ऑप्शन बता देता हूँ, ये जो है इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम यहाँ से कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, है ना। 4 इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन जाएंगे। एक 3x+7 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, -7/3। और जब आप इस y+2 को 8 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। लेकिन यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, 2x-3 इक्वल्स टू 4 करेंगे तो -3x इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू यहाँ से 2/3, यहाँ से -7/3, तो ये जो है ऐसा कुछ होता नहीं क्वेश्चन में, एक ही वैल्यू आती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये ऑप्शन आपको, ये क्वेश्चन और भी ऑर्डर में मिल सकता है। नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट 3x3 में अगर एंट्री 0 और 1 ही हो। अब आपको 0 और 1 दे, 0 और 2 दे, 0 और 1 दे, 0 और 2 दे, दोनों क्वेश्चन में सेम आंसर आएगा। वो आंसर होगा क्या, 512, क्योंकि 3x3 में कितने एलिमेंट रहेंगे, 3x3 में रहेंगे आपके पास 9 एलिमेंट। और अब इन 9 व्यवस्थाओं को जमाने के लिए, है ना, आपके पास दो एलिमेंट है, यानी कि कितने तरीके से जमा सकते हैं, 2 की पावर 9 तरीके से जमा सकते हैं। तो 2 को 9 बार 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। तो ठीक है, ये 16 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 16 के आगे 17 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस। जब तक आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को कर दीजिएगा शेयर, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हो सके मदद। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।